नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, आज ये बायोलॉजी का दूसरा क्लास है। इसके अंतर्गत हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो ऑडियो क्लास है आपके हर एक वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से जल्दी शुरुआत करते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग मानव पाचन तंत्र को। तो पाचन तंत्र कहते किसको है? भोजन के बड़े बड़े टुकड़े को छोटे छोटे सरल ग्लूकोज में बदल के कोशिकाओं को देना ऊर्जा के लिए, यही पाचन तंत्र कहलाता है। यही पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है, अब पाचन तंत्र जरूरी क्यों है? पाचन तंत्र जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है कि जो हम लोग भोजन करते हैं ना, वो तो उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन्स होता है, वो सब बड़े बड़े फॉर्म में, कम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, जिसको हमारे शरीर के अंदर जो कोशिका है वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब करके ऊर्जा नहीं बना पाएगा, क्योंकि कोशिका बहुत छोटी छोटी होती है ना। और इन सभी जो पोषक तत्व होता है, इसका बहुत ही बड़ा बड़ा जटिल कम्प्लेक्स फॉर्म में होता है ये सब। इसलिए पोषण की आवश्यकता होती है, इसलिए पाचन की आवश्यकता होती है, ताकि भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को काट के, छांट के, पीस के, उसको गला के, उसको ऊर्जा सोखने लायक बना दे, ताकि कोशिका आराम से उसके ऊर्जा का उपयोग कर सके। इसलिए जो होता है वो पाचन की आवश्यकता होती है। ठीक है, पाचन की आवश्यकता इसलिए होती है। तो पाचन की प्रक्रिया जो है ना, मुख्यतः आहार नाल में पूरी होती है। अब आहार नाल क्या होता है? आहार नाल की कुल लंबाई 32 फीट यानी 6 से 9 मीटर के आसपास होती है, आहार नाल। ठीक है, और इसी आहार नाल में हमारे पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी होती है। इसी आहार नाल के अंतर्गत मुख होता है, ग्रसनी होता है, ग्रासनली होता है, अमाशय होता है, छोटी आंत होता है, बड़ी आंत होता है, गूदा होता है, सब कुछ इसी आहार नाल के अंदर आता है। ठीक है, तो पाचन में बहुत सारी चीज़ें होती है जो सहायक होती है। केवल पाचन का काम मुंह से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, तो दांत भी होता है पाचक की सहायक अंग, फिर जीभ भी होता है पाचक का सहायक अंग, फिर पाचक की कुछ पचाने के लिए ग्रंथियां भी होती है, जिसे लार ग्रंथि बोला जाता है, उसके बाद एक ग्रंथि लीवर होती है, फिर गॉल ब्लैडर पित्ताशय होती है, अग्नाशय होती है। ये सब ग्रंथियां जो है पाचन में बहुत ही सहायक होती है। लार ग्रंथि हमारे मुंह में बनती है। यकृत जो होता है वो यानी लीवर में पित्तरस बनता है, और गॉल ब्लैडर पित्ताशय में फिर पित्त का भंडारण, जो पित्तरस बनता है लीवर में, पित्तरस जो होता है वो बनता है बाइल जूस लीवर में, लेकिन उसका भंडारण जो होता है वो गॉल ब्लैडर में होता है। बाइल जूस का भंडारण जो होता है, स्टोरेज जो होता है, वो गॉल ब्लैडर पित्ताशय में होता है। उसके बाद फिर हम लोग अग्नाय जूस के बारे में या पेनक्रियाज के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि क्यों इसको पेनक्रियाज को पूर्ण पाचक एंजाइम बोला जाता है। ठीक है, तो पाचन जो होता है मुख्यतः 5 चरण में संपूर्ण होता है। पहला चरण जो होता है उसको इंजेशन बोला जाता है, जिसे अंतःग्रहण कहा जाता है। इस अंतःग्रहण प्रक्रिया में हम लोग भोजन को मुंह में लेते हैं और भोजन को मुख में लेके उसको काटते हैं, छांटते हैं, दांत के माध्यम से, जीभ के माध्यम से मिलाते हैं, लार के माध्यम से एंजाइम मिलाते हैं। ठीक है, तो पहला चरण। दूसरा चरण पाचन होता है, डाइजेशन। पहला चरण इंजेशन हुआ, इंजेशन में हम लोग मुंह में भोजन रख के उसको काटे फाटे। दूसरा चरण पाचन होता है। पाचन के चरण में क्या होता है? भोजन को जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म रहता है उसको एकदम घुलनशील रूप में बना देना, एकदम सरल रूप में तोड़ देना, ताकि कोशिका उससे ऊर्जा एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, जो हम लोग चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, इसको पाचन के अंतर्गत इस सभी चीज़ों को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा में, इससे जितना भी वसा है, इन तीनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना पाचन कहलाता है। ठीक है, जैसे भोजन बड़ा बड़ा है, रोटी को दांत से पीसे, और रोटी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उससे ग्लूकोज बना दिया जाएगा। रोटी के अंदर जो प्रोटीन है उससे एमिनो एसिड बना जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म के रूप में, और जो फैट है, वसा है, उसको एमिनो एसिड के रूप में तोड़ दिया जाएगा। और ये सब प्रक्रिया जो होती है
ये सब प्रक्रिया होती है एंजाइम के द्वारा, जो कि आगे हम पूरा विस्तृत से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के बारे में समझेंगे। अब तीसरा चरण होता है अवशोषण। अवशोषण मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है। अवशोषण जो होता है, एब्जॉर्प्शन, मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के का जो तीसरा भाग इलियम होता है, आगे पढ़ेंगे छोटी आंत के बारे में विस्तृत रूप से, उसी में क्या होता है, अवशोषण होता है। ठीक है, आंतों के द्वारा पचे हुए भोजन को सोख के अवशोषित करके उसके न्यूट्रिशन को ब्लड में मिलाना, ये अवशोषण का काम यहीं से शुरू होता है। ठीक है, अब इसके अवशोषण में, छोटी आंत में अवशोषण होता कहाँ से? छोटी आंत में एक उंगली नुमा संरचना होता है जिसको विली कहा जाता है। उस पर रुइया का फर नियर, फर जो होता है, फर, रुई वाला फर, उसके उंगली के ऊपर थोड़ा थोड़ा फर आकार का संरचना होता है जो कि पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। और बाकी बचा अवशोषण जो होता है वो बड़ी आंत में होता है। फिर आंत को भी देखेंगे, आंत का दो भाग होता है, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया। छोटी आंत का तीन भाग हो गया, ड्यूडेनम, इसको जानेंगे, जेजुनम, इलियम, इन तीनों को विस्तृत रूप से आगे जानेंगे, चर्चा करेंगे। फिर बड़ी आंत के बारे में जानेंगे कि इसका चार भाग हो गया, जिससे सीकम हो गया, कोलन हो गया, रेक्टम हो गया, अपेंडिक्स हो गया जो कि बड़ी आंत से जुड़ा रहता है, जिसे अब्सेसियम बोलते हैं। इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अब चौथा चरण आ जाता है स्वांगीकरण। चौथा चरण आ जाता है स्वांगीकरण। तो स्वांगीकरण में जो अवशोषित भोजन है, जो भोजन का जो न्यूट्रिशन अवशोषित है, उसके अवशोषण करके उसको ऊर्जा के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में तोड़ना स्वांगीकरण कहलाता है, जिससे नए उत्तकों का निर्माण होता है और कोशिकाओं में ऊर्जा का संचार होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। और पांचवा चरण होता है मल त्याग। जो अपचित भोजन रहता है ना, जो कि छोटी आंत और बड़ी आंत में, उसका छोटी आंत में तो पच जाता है, बड़ी आंत में जाते जाते भोजन का जो जितना भी न्यूट्रिशन है, बचल का कुचल का कचरा का जो वाटर है, उसका अवशोषण हो जाता है बड़ी आंत में। उसके बाद जो मल त्याग के लिए पांचवा चरण शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बड़ी आंत से ही जुड़ा हुआ मलाशय होता है जहाँ पे वो कचरा सब रहता है, और गुदा, एनस के द्वारा वो सब कचरा अवशिष्ट के रूप में बाहर निकल जाता है हमारे शरीर से। तो ये पांचों चरण जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रमुख चरण है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम के जो बहुत बड़े बड़े हीरो हैं, बहुत बड़े बड़े योद्धा है, उसके बारे में जानेंगे। तो पहला योद्धा है जब भोजन को मुंह में लेते हैं, तो पहला योद्धा है दांत। पहला योद्धा दांत है, अंतःग्रहण का पहला योद्धा दांत है। अब दांत क्या करता है? दांत जो है भोजन को चीर के, फाड़ के, टुकड़ों टुकड़ों में करके, पीस के उसको एकदम जेली टाइप का बना देता है, ताकि भोजन जो है आगे आसानी से ग्रसनी से होते हुए आमाशय में चला जाए। ठीक है, तो भोजन, दांतों का काम क्या है? भोजन को काटना, फाड़ना, चीरना, पीसना। ठीक है, दांत जो होता है मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। दांत मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला द्विबार दंती, दूसरा विषम दंती और तीसरा गर्त दंती। द्विबार दंती जो कि जीवन में 2 बार आता है, इसकी संख्या 20 होती है। उसके बाद विषम दंती, इसके कुल 4 प्रकार होते हैं जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसकी संख्या कुल 32 होती है, जिसमें से 20 जो होते हैं वो तो अस्थायी दांत होते हैं, अब 12 जो होते हैं जीवन काल में 2 बार आते हैं। और जो होता है गर्त दंती, ये जबड़ा के नीचे वाला दांत होता है गर्त दंती, जो कि 18 साल के बाद निकलता है। इसको अकलदत्ता बोलते हैं। हाँ, अकलदत्ता, इसको अवशेषी अंग बोला जाता है, अकलदाढ़ जिसको बोला जाता है। दांत जो होता है मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। दांत तो 3 प्रकार का होता है। अब हम लोग देखेंगे कि जो विषम दंती है वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। विषम दंती मुख्यतः 4 प्रकार के। पहला कृंतक, जिसे इंग्लिश में इंसीजर बोला जाता है, जिसका आकार छेनी जैसा होता है, छेनी। इसका मेन काम क्या होता है? भोजन को काटना। कृंतक यानी इंसीजर, मेन काम भोजन को काटना। दूसरा रदनक होता है, दूसरा प्रकार रदनक होता है, जिसका आकार नुकीला होता है, भाला की तरह। इसका काम भोजन को चीरना, फाड़ना। मांसाहारी जीवों में देखोगे ना तो ये ज़्यादा विकसित होता है। कुत्ता में देखोगे या शेर उड़ का देखोगे, अगला दांत जो निकल रहता है वो क्या? रदनक होता है। ठीक है, और तीसरा होता है अग्रचबर्णक। इसका काम क्या है? भोजन को पीसना, भोजन को
पीसना, बच्चा में जो है अग्र चर्मनक नहीं होता है, एक भी नहीं होता है, 0 होता है। एग्जाम में पूछ सकता है बच्चों में कौन सी दांत नहीं पाई जाती है, तो अग्र चर्मनक, जिसे इंग्लिश में प्रीमोलर कहा जाता है। चर्मनक, इसका काम उस अग्र चर्मनक द्वारा पीसे हुए भोजन को और महीन पीसना, ठीक है, और महीन महीन पीसना। ये जो होता है बच्चे में केवल 2 होता है और वयस्क में 3 होता है। चर्मनक जो होता है बच्चों में 2 और वयस्क में 3 होता है, ठीक है। तो दांत को देख लिए, अब दांत का सूत्र देखते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। दांत का सूत्र दांत के प्रकार का कोडिंग एक तरह का हो गया। वयस्क में दांत का सूत्र 2123 होता है। कहने का मतलब दांत का सूत्र जो होता है उसको 4 से मल्टीप्लाई करके टोटल दांत की संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे इंसीजर हो गया कृंतक, इसका कोड 2 है। केनाइन हो गया, इसका कोड 1 है। प्रीमोलर हो गया, इसका कोड 2 है। और मोलर हो गया, इसका कोड 3 है। तो इस चारों का कोड होता है 2123। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टीथ, टोटल नंबर ऑफ दांत निकल जाएगा। जैसे इंसीजर का कोड 2 है, तो 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। केनाइन का कोड 1 है, तो 4 से गुना करेगा 4 हो जाएगा, तो 8 4 12 हो गया। प्रीमोलर का कोड 2 है, तो 4 दूना 8, 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी प्रीमोलर 8 हो गया, यानी 12 8 20 हो गया। मोलर 3, यानी 4 3 12, तो 20 प्लस 12 सब मिला के 32 हो गया। तो ये जो हो गया दांत का सूत्र हो गया, कोड 2123, ये कोड हो गया, सूत्र हो गया। बच्चे में क्या होता है, मात्र 20 दांत होते हैं, तो इसका कोड हुआ 2102, इसका कोड हुआ। इसको 4 से मल्टीप्लाई करके टोटल दांत का संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग बता दिए थे बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता है, और साथ ही साथ बच्चों में अंतिम मोलर भी नहीं होता। प्रीमोलर के साथ अंतिम मोलर भी नहीं होता। अब दांत का जो अंतिम आंतरिक संरचना होता है, तो संरचना में दांत जो होता है ना, मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना होता है। दांत जो होता है कैल्शियम और फास्फेट से मिलकर बना रहता है। दांत का जो ऊपरी भाग है, ये उजड़ का जो काटने फाड़ने का काम करता है, इसको इनामेल बोलते हैं। दांत के अंदर वाला भाग, उसके अंदर वाला भाग को डेंटाइन बोलते हैं, जो कि पीला वाला सबसे निचला भाग, 3 लेयर में होता है दांत। पहला जो सबसे ऊपरी वाला लेयर को इनामेल बोलते हैं, जो कि हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग हुआ। दूसरे लेयर को डेंटाइन बोलते हैं, जो कि पीला वाला भाग हुआ। और सबसे अंतिम सबसे निचला भाग रेड कलर का होता है, जिसे पल्प बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जिसे पल्प बोला जाता है। अब हम लोग देखेंगे पाचन तंत्र का दूसरा हीरो, दूसरा मेन कलाकार, जीभ। दूसरा कलाकार जीभ को देखेंगे। तो जीभ जो है एक तरह का पेशीय अंग है, जो कि मुख गुहा बक्कल कैविटी से जुड़ा हुआ रहता है। जब जीभ को ऊपर करेंगे ना, तो एक देखेंगे मांस से जुड़ा रहता है, उस मांस को फ्रेनलम लिंगुआ बोला जाता है। जीभ जब ऊपर करेंगे तो जीभ जिस मांस से जुड़ा रहता है, उस मांस को फ्रेनलम लिंगुआ बोला जाता है। ठीक है, हमारा जीभ जो है बिल्कुल मूवेबल है, गतिशील है ना, गति करता है, इधर उधर होता है। तो देखो, महिलाओं में जो होती है वो जीभ की लंबाई पुरुषों के तुलना में कुछ ज़्यादा ही होती है। महिलाओं में जीभ की लंबाई पुरुषों की तुलना में ज़्यादा होती है, इसलिए वो ज़्यादा स्वाद चटक होती है। ठीक है, तो दांत का मेन कार्य क्या होता, जीभ का कार्य क्या होता है? जीभ का मेन कार्य होता है स्वाद को चखना। ठीक है, स्वाद के, भोजन के स्वाद को अनुभव करना, हर चीज़ के स्वाद को अनुभव करना। ठीक है, यह जो है भोजन में लार को मिलाने का काम करता है जीभ। चारों पट्टी भोजन को लार में मिलाने का काम करता है। जैसे हम लोग गाय भैंस की सानी हाथ से लगाते हैं ना, उसी तरह जीभ का काम लार को मिलाना, सलाइवा को मिलाना रहता है भोजन के साथ। और साथ ही साथ ये हमको बोलने में भी सहायता करता है। तो हम लोग बोलने में ही, शायद जो गूंगा होता है उसका जीभ बहुत छोटा आकार का होता है, इसलिए वो बोल नहीं पाता। ठीक है, तो स्वाद का अनुभव करना जीभ का कार्य। अब स्वाद जो होता है मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, सबको पता है। देखिए, जनरली 5 प्रकार के कुछ शिक्षक पढ़ाते हैं, 5 प्रकार का होता नहीं है। तीखा कोई स्वाद नहीं है, हम आगे बताएंगे तीखापन क्या है। तो स्वाद है मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। पहला मीठा, दूसरा नमकीन, तीसरा खट्टा और चौथा कड़वा। मीठा जो कि अगला भाग से हम लोग को महसूस होता है, जीभ के लोलकी से, सबसे अगला वाला भाग से। उसके ऊपर वाले भाग में ना, जिसको अग्र पार्श्व यानी इंटीरियर साइड्स बोला जाता है, वो उसको नमकीन
वो नमकीन को चखने में ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, अगला भाग से मीठा का पता चलता है, उसके जस्ट ऊपर वाले भाग जिसको इंटीरियर साइड से बोला जाता है, अगर पार्श्व भाग वो नमकीन देखता है, उसके ऊपर वाले भाग में खट्टे का स्वाद होता है साइड से दोनों तरफ, और सबसे बीच वाला जहाँ से हम लोग जीभिया करते हैं वहाँ से सबसे पीछे वाला भाग जो होता है कड़वा, वहाँ से हम लोग को पता चलता है। सबसे अगला भाग से जीभ, टिप से जीभ, उसके बाद इंटीरियर साइड से नमकीन, फिर पोस्ट इंटीरियर साइड से खट्टा, फिर सबसे बैक जो सबसे पश्च भाग होता है उसको उससे कड़वा स्वाद आता है। ठीक है, और पांचवा स्वाद जो हम लोग को तीखापन पढ़ाया जाता है, ये तीखापन कोई स्वाद नहीं होता। तो तीखापन स्वाद इसलिए नहीं होता है, जब भी देखिए जो लहसुन प्याज का स्वाद होता है ना उसको उमामी स्वाद बोला जाता है। पांचवा स्वाद में इसको कुछ लोग गिनते हैं, कुछ लोग नहीं गिनते। ठीक है, तो प्याज और लहसुन में एक विशिष्ट तरह का पाया जाता है एलिसिन। एलिसिन नामक जो तत्व होता है, जब हम लोग प्याज और लहसुन को खाते हैं ना तो जीभ के ऊपर जो दानेदार पेपिल्स होता है ना, दानेदार उभार जो छिद्र होता है जिसकी संख्या लगभग 8000 के आसपास है, इसका जो है कोशिका क्या होता है मर जाता है, जिसकी वजह से इसमें जलन और दर्द का अनुभव होता है। तो जो तीखापन है वो कोशिका का टूटना, कोशिका का हद से ज़्यादा विभाजित होने के कारण उसमें जलन आने के कारण होता है, ये कोई स्वाद नहीं है। और अगला टॉपिक है लार ग्रंथि। अगला टॉपिक है लार ग्रंथि। ठीक है, लार ग्रंथि का मेन काम होता है भोजन जब हमारे मुंह में जाते हैं तो भोजन के अंदर एंजाइम छिड़क छिड़क के भोजन को अम्लीय बनाना। भोजन के अंदर जैसे लार के अंदर टाइलिन होता है, डायस्टेज होता है। ठीक है, तो ये सब भोजन को चिपचिपा बना देता है। ठीक है, लार जो होता है हमारे शरीर में, लार लगभग डेली 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन बनता है। इसका pH वैल्यू जो लार का होता है 6.8 होता है, इसलिए ये हल्का अम्लीय यानी स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक है, और लार जो होता है मुख्यतः जल से मिलके बना होता है और साथ में मात्र 1% यानी 99% लार जो होता है उस जल से ही मिलके बना रहता है, और मात्र 1% जो होता है एंजाइम होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, म्यूकस होता है, मात्र 1% में। 99% लार का जो जल होता है वो 99% होता है लार में। ठीक है, लार के अंदर मुख्यतः 2 तरह के जो होते हैं वो एंजाइम मौजूद होते हैं जिसे टाइलिन और डायस्टेज बोला जाता है। लार के अंदर मुख्यतः 2 प्रकार का जो एंजाइम होता है टाइलिन और डायस्टेज बोला जाता है जिसे। ठीक है, अब टाइलिन क्या करता है, जैसे ही भोजन हम लोग मुंह में डालते हैं तो भोजन के पाचन की शुरुआत मुंह से शुरू हो जाता है। यही लार में उपस्थित टाइलिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ के माल्टोज में बदल देता है। कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ के माल्टोज में बदल देता है यही टाइलिन, और फिर जो माल्टोज रहता है तो फिर जो लार में उपस्थित एक एंजाइम होता है माल्टेज, उस माल्टोज को माल्टेज क्या करता है, सिंपल माल्टेज में बदल देता है। ठीक है, नहीं समझे? तो जो अच्छा चरण के मुख्यतः चरणबद्ध तरीके से समझाते हैं। तो सबसे पहला पाचन का जो चरण होता है ना, वो स्टार्च का पाचन शुरू होता है। कहाँ? हमारे मुंह में ही। जो हम लोग खाना खाते हैं रोटी चावल, उसके अंदर जो स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको क्या करता है, जो हमारे मुंह में लार होता है ना, लार के अंदर जो टाइलिन होता है, वो टाइलिन उस स्टार्च में मिलके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, जिसको माल्टोज बोला जाता है, और उसी लार में उपस्थित एक और एंजाइम होता है जिसको माल्टेज बोला जाता है। वो माल्टेज क्या करता है, उस माल्टोज को पूरा एकदम प्यूरिफिकेशन फॉर्म में, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ग्लूकोज के रूप में तोड़ देता है। ठीक है, ग्लूकोज के रूप में उस माल्टोज को तोड़ देता है। और ग्लूकोज क्या होता है, शरीर की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, जो कि शरीर में ऊर्जा देता है, जिससे हम लोग चलते हैं। तो पहला प्रक्रिया जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन का प्रक्रिया समझ गए। ठीक है, फिर से एक बार समझा देते हैं। जो हम भोजन करते हैं, भोजन में जो रोटी चावल खाते हैं उसमें उपस्थित जो मंड होते हैं, जो स्टार्च होते हैं, उसको क्या करता है, जो हमारा लार होता है, लार में उपस्थित एक एंजाइम रहता है टाइलिन, जो कि उस स्टार्च को तोड़ के छोटे छोटे माल्टोज में बदल देता है। ठीक है,
और फिर जो एक और एंजाइम होता है उसी लार में माल्टेज, जो कि उस माल्टोज से मिलके उस माल्टोज को फिर वो ग्लूकोज में बदल देता है, जो कि हमारे शरीर में फिर से ऊर्जा उत्पन्न होता है इसी माल्टेज से। और जो हमारा जो ग्रंथि है ना, मुख्यतः 3 प्रकार की होती है लार ग्रंथि। पहला पैरोटिड, जो कि कान के नीचे पीछे सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लार ग्रंथि, ये पैरोटिड ग्रंथि लार ग्रंथि की। पहला पैरोटिड ग्रंथि जो कि कान के नीचे होती है, सबसे बड़ी होती है। दूसरा सब मैंडिबुलर जो कि जबड़े के नीचे होती है। और तीसरा सब लिंगुअल ग्रंथि जो कि जीभ के ठीक नीचे होती है। जो पैरोटिड ग्रंथि रहता है ना, इसी में थोड़ा इधर उधर लोचा हो जाता है, जिससे गलसुआ, बचपन में देखते होंगे गलफुल्ली जिसको बोलता है, गलसुआ यानी मम्स हो जाता है, जिसके बाद उस मम्स से हम लोग खाना पीना खाते हैं तो बहुत दर्द करता है। तो ये जो होता है पैरोटिड ग्रंथि गड़बड़ाता है, इसी कारण से मम्स होता है। अगर ये ऑडियो क्लासेस रिकॉर्डेड अच्छा लग रहा है, इसको शेयर लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों। अगला क्लास में हम लोग इसोफेगस पढ़ेंगे, फिर छोटी आंत पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, फिर एनस पढ़ेंगे, गुदा करेंगे। इस चैप्टर को मात्र 2 वीडियो में हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम, हर हर महादेव।